नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज के इस सेशन में प्रश्न नहीं रखे गए हैं बल्कि कुछ टॉपिक रखे गए हैं और ये टॉपिक ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो बीच बीच में एक ऐसा सेशन ला के इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाए। सबसे पहले आज के सेशन के अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे वो रामसर स्थलों की करेंगे। पहला, ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की चर्चा हम करेंगे। अभी हाल ही में महात्मा गांधी का आप जानते हैं जन्मदिवस मनाया गया था, तो महात्मा गांधी के बारे में जुड़े हुए फैक्ट को हम देखेंगे। इसके साथ साथ शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम आज देखने वाले हैं। कुछ नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की जो कैटेगरी है उसमें जोड़ा गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो चर्चा है इन 4 टॉपिक पर आधारित आपकी रहने वाली है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आज शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो आज की हमारी चर्चा होगी वो होगी भारत की शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप जानते हैं वर्ष 2004 से 2014 तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, 6 भाषाओं को ही शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। कहाँ से? वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने इसमें 5 भाषाओं को और जोड़ दिया। मतलब वर्ष 2024 3 अक्टूबर को 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो शास्त्रीय भाषाएं थीं अब कुल मिलाकर हो गई हैं 11। ठीक, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आज की तिथि में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 11। वर्ष 2014 तक ये सिर्फ 6 थी। मतलब लास्ट, यहाँ पे 14 कहने का मतलब है कि लास्ट जो भाषा जोड़ी गई थी शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में वो वर्ष 2014 में जोड़ी गई थी। आपको बता दें कि जिन 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है इनमें से ये भाषाएं आप कह लीजिए 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। 8वीं अनुसूची जो है उसमें ये सूचीबद्ध हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो थी तमिल, और तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। दूसरी जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2005 में दिया गया। तीसरी भाषा थी कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2008 में दिया गया। चौथी भाषा थी तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा था ये 2008 में ही दिया गया। ठीक है, इसके बाद 5वीं जो भाषा थी ये थी मलयालम, और मलयालम को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला वो 2013 में मिला। अगली भाषा आपकी आती है उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2014 में मिला। तो यहाँ तक की ये चर्चा थी जो 3 अक्टूबर 2024 के पहले के घटनाक्रम थे। अब किन नए 5 को जोड़ा गया है उनकी बात कर लेते हैं। तो जो नए 5 जोड़े गए हैं इनमें सबसे पहले आती है पाली भाषा। पाली भाषा को जोड़ा गया 2024 में, और ये जो 5 हैं इन सभी को 2024 में जोड़ा गया है। दूसरा जोड़ा गया प्राकृत भाषा, इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया। तीसरी भाषा थी असमिया भाषा को भी जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। चौथी भाषा थी मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया। और 5वीं भाषा थी बंगाली। तो बंगाली, मराठी, असमिया, प्राकृत और पाली, इन भाषाओं को वर्ष 2024 3 अक्टूबर को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि वर्तमान समय में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनमें से 5 नई जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि इसका आधार क्या है। शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिलने का या इनके वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है।
तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको बता दें कि फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें क्या दिशा निर्देश है? पहला कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का जो इतिहास होना चाहिए वो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। मतलब कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में तब आएगी जब उसके संदर्भ में जो उसके ग्रंथ होंगे वो 1500 से 2000 वर्ष पुराने होंगे। दूसरा, प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत उस भाषा को माना जाता हो। तीसरी शर्त इसमें थी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, भाषा की जो साहित्यिक परंपरा है उसमें मौलिकता होनी चाहिए। और चौथा था शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि आज के समय में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहले ये 6 हुआ करती थी, 5 नई इसमें जोड़ी गई हैं जो कि पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी और असमिया, ये भाषाएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट जो आपका क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये भाषाएं हैं जो दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो बात आती है रामसर स्थलों की। किसकी बात आती है? रामसर स्थलों की बात आती है। रामसर स्थलों की यदि हम बात करें, सबसे पहली बात रामसर स्थलों की हम बात कर रहे हैं। रामसर स्थलों की बात कर रहे हैं। रामसर स्थल बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, लगातार नए नए रामसर स्थल जो हैं, रामसर साइट्स जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर, सबसे पहली बात, रामसर स्थल जो है ये किस कन्वेंशन के तहत आते हैं, ये है क्या, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें रामसर स्थलों के बारे में सबसे पहले कि रामसर स्थलों की कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो रामसर स्थल की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से यह एक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1971 में जिसको रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया था। और रामसर ये जो स्थान पड़ता है ये ईरान का एक शहर था। ठीक है, ईरान का एक शहर था जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, उसी के स्थान पर इसको रामसर स्थल नाम दे दिया गया, रामसर समझौता नाम इसको दे दिया गया। इसमें क्या था? इसमें विशेष रूप से आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात की गई थी। आर्द्र भूमियों की संरक्षण को लेकर के इसमें बात की गई थी। तो विशेष रूप से आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक समझौता है रामसर स्थल, और ईरान के एक शहर रामसर में वर्ष 1971 में ये समझौता हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से जो भूमियाँ सम्मिलित होती हैं उनको संरक्षित किया जाता है। वैश्विक स्तर पर जो लोग हैं उनका ध्यान इस पे जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से रामसर स्थल हैं और कितने हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम देखिए पूछा जाता है। तो रामसर स्थलों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चिल्का झील। बहुत पुरानी है, वर्ष 1981 में रामसर स्थल का दर्जा मिला, उड़ीसा से संबंधित है। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान से संबंधित है। तीसरा लोकटक झील, मणिपुर से संबंधित है। बुलर झील, जम्मू कश्मीर। हरिके झील, पंजाब। सांभर झील, राजस्थान। कंजली झील, पंजाब। रोपण वेटलैंड, पंजाब। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। दीपोर बील, असम। पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश। शो मोरारी झील, लद्दाख। अष्टामुदी, केरल। सस्थम कोट्टा, केरल। बेम्बनाद, केरल। भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश। भितनकनिका मैंग्रोव, उड़ीसा। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल। चदेरचट वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। ये कुछ आर्द्रभूमियाँ हैं। आगे इसी में इनकी जो दूसरी सूची है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी सूची रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश।
होकरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, सुरनसर और मानसर ये दो झीलें हैं जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, नंदुर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, समन उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावल उत्तर प्रदेश, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कंवरताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार एक उल्कापातीय झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है सुर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश, 2020 में इसको दर्जा मिला। सोकर आर्द्रभूमि लद्दाख, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बांधवाना वेटलैंड गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, करकीली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पल्लेकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, कोथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल तमिलनाडु, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, बेंदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयम थर्नपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा। इसके बाद जो 2024 में नवीनतम है, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ये 2024 की लिस्ट है जो नवीनतम है, जैसे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु, नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। तो जो ये 2024 की लेटेस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, लिस्ट में आपको साझा कर दूंगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो ये चीज़ें राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान समय में है रामसर स्थल, क्योंकि कई सारे रामसर स्थल वर्ष 2024 में चुने गए हैं, तो इसलिए इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया। रामसर स्थल के बाद फिर हम बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, अक्टूबर माह में हमने अभी मनाया है गांधी जी का जन्म दिवस। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि गांधी जी का नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी सबको पता है। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ये भी सबको पता है, बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इनकी शिक्षा क्या थी, बैरिस्टर थे। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली, और इनका अंतिम शब्द था हे राम। गांधी जी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन हैं, ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कई बार, इनके आंदोलनों को क्रम में लगाने को दे दिया जाता है वर्ष के अनुसार, इसलिए ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले बात आती है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आप सब पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बताया जाएगा। सत्याग्रह कब था, वर्ष 1917। इसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो प्रमुख हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920। नमक आंदोलन, नमक आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था वर्ष 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी है वर्ष 1930।
और फिर भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं, तो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं जैसे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, दूसरी पुस्तक मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, तीसरी पुस्तक ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, चौथी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, अगला आपका आ जाता है स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की कुंजी। ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी से जुड़ी हुई और इनके चलाए हुए आंदोलन। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे अक्सर पूछा जाता है कि इनके राजनैतिक गुरु कौन थे। राजनैतिक गुरु, तो याद रखिएगा इनके राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनैतिक गुरु थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र गांधी जी को, यदि पूछा जाए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम गांधी जी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या आप में से कोई बता सकता है कि, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हमारे देश के किस शहर के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और दूसरी बात पूछा जाता है कि महात्मा किसने कहा, तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी रचना अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ष 1893 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, वर्ष 1893 ईस्वी में गांधी जी वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस भारत में गांधी जयंती के रूप में, और विश्व भर में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती बात एक ही है, दोनों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्या फैक्ट हैं इनसे जुड़े हुए, गांधी जी की जुड़े हुए, तो आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी वर्ष 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। आगे यदि हम बढ़ें तो आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र सत्र की अध्यक्षता की थी, वो भी था बेलगाम। बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वर्ष 1924 में, एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ अखिल भारतीय हरिजन समाज, याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन समाज, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना वर्ष 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। ये भी आपको याद रखना है। एक समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी इरविन समझौता। डेट आपको याद रखना है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करें तो 1 मार्च वर्ष 1931 को ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये आपको याद रखना है। गांधी जी का जो स्मारक है वो है राजघाट में, ये भी याद रखना है।
राजघाट नई दिल्ली में पड़ता है, जहाँ पे गांधी जी का स्मारक है। और गांधी जी के अंतिम शब्द कौन से थे? तो गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम। अब आपके लिए होमवर्क, पहला होमवर्क कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया? चंपारण किसने आमंत्रित किया? और चंपारण में गांधी जी को जिसने आमंत्रित किया, उनके नेतृत्व में या उनके निर्देशन में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए 3 से जो 4 टॉपिक थे महत्वपूर्ण, वो हमने देख लिए हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ नियुक्तियों से संबंधित, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जापान पीएम, जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नोट कर लीजिएगा, शिगेरू जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री नोट कर लीजिए, एक महिला है जिनका नाम है हरनी अमरसूरिया, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम याद करना है तो अनुराग कुमारा दिसानायके, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री का नाम याद रख लीजिए, जाफर हसन जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है अन्य चीज़ों के बारे में। तो जैसे एक और मुख्यमंत्री याद रखिए, आतिशी मारलेना, ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद एसएसबी के महानिर्देशक कौन हैं? तो याद रखिएगा, एसएसबी के महानिर्देशक हैं अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी के महानिर्देशक हैं। इसके साथ साथ ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा आरएस शर्मा। ठीक है। संसदीय भाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा अमित शाह, संसदीय भाषा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मनु भाकर के बारे में, अभी चर्चा में ये थी लगातार ओलंपिक के बाद। तो मनु भाकर याद रखिएगा बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं मनु भाकर, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के नए वित्त सचिव कौन हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा तुहिन कांत पांडे जो हैं, ये भारत के नए वित्त सचिव हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है? सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो इसमें याद कर लीजिएगा राजविंदर एस भाटी। ठीक है, राजविंदर एस भाटी। और आपके लिए, क्योंकि बीपीएससी स्पेशल ये एपिसोड चल रहा है, तो बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहीं के साथ मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, आभार। जो भी होमवर्क दिए गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको हल करके कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।